आज हम जो अंग्रेजी बोलते सुनते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसी ही थी? शायद नहीं। आज हम अंग्रेजी की उस कहानी को जानेंगे जो एक अजनबी सी बोली से शुरू हुई और फिर साहित्य के जरिए पूरी दुनिया में फैल गई। ये सिर्फ शब्दों का सफर नहीं है, बल्कि ये विचारों के बदलने की भी कहानी है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी अंग्रेजी के बारे में जिसका व्याकरण आज के मुकाबले कहीं ज्यादा पेचीदा था और जिसके ज्यादातर शब्द हमें किसी दूसरी ही भाषा के लगते। ये थी पुरानी अंग्रेजी। सच कहूं तो एक ऐसी पहेली जिसे आज समझ पाना लगभग नामुमकिन सा है। तो सवाल यही उठता है कि हम उस अनजानी सी भाषा से आज की इस जानी पहचानी अंग्रेजी तक आखिर पहुंचे कैसे? वो कौन सी बड़ी घटनाएं थीं, वो कौन से लोग थे जिन्होंने इस भाषा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया? असल में अंग्रेजी की जड़ें जर्मैनिक बोलियों में थीं। बेवुल्फ जैसा महान काव्य इसी में लिखा गया था। उस जमाने में अंग्रेजी का कोई एक रूप नहीं था, कई अलग अलग बोलियां थीं, ठीक वैसे ही जैसे आज हिंदी की कई बोलियां हैं। लेकिन क्योंकि वेस्ट सैक्सन बोलने वालों के पास राजनीतिक ताकत थी, तो धीरे धीरे उनकी बोली ही स्टैंडर्ड बनती चली गई। लेकिन फिर इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसने अंग्रेजी को पूरी तरह बदल दिया। साल था 1066। नॉर्मन हमला हुआ और विजेताओं की भाषा यानी फ्रांसीसी अंग्रेजी में घुलने मिलने लगी। हजारों नए शब्द आ गए और भाषा का जो मुश्किल व्याकरण था वो आसान होने लगा। इसी दौर में स्कैंडिनेवियाई वाइकिंग्स का भी असर पड़ा और धीरे धीरे लंदन के बढ़ते दबदबे की वजह से वहां बोली जाने वाली अंग्रेजी ही पूरे देश की मानक भाषा बन गई। ये जो कविता है सुमेर इज ए ह्यूमन इन, ये उस बदलाव के दौर की एक बहुत ही अच्छी झलक है। शब्द कुछ कुछ पहचाने से लग रहे हैं, है ना? लेकिन ये आज की अंग्रेजी भी नहीं है। ये वो दौर था जब भाषा अपनी पुरानी खाल उतार कर एक नया रूप ले रही थी। और फिर एंट्री होती है जेफरी चौसर की। वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि एक भाषाई जादूगर थे। उन्होंने फ्रेंच, लैटिन और पुरानी अंग्रेजी के बिखरे हुए धागों को उठाया और उनसे एक शानदार साहित्यिक भाषा का कपड़ा बुन दिया। चौसर ने यह साबित कर दिया कि अंग्रेजी अब महान साहित्य रचने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। सदियों की इस धीमी तैयारी के बाद पुनर्जागरण काल तक अंग्रेजी एक मजबूत और लचीली भाषा बन चुकी थी। अब मंच तैयार था, एक ऐसे साहित्यिक विस्फोट के लिए जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। और जब भाषा तैयार हो गई तो सोचिए, महान लेखकों के हाथों में इसकी ताकत क्या रही होगी। ऐसा लगा जैसे सदियों से रुकी हुई रचनात्मकता का कोई बांध अचानक से टूट गया हो। और इस साहित्यिक धमाके के केंद्र में कौन था? विलियम शेक्सपियर। उनकी कलम ने दिखाया कि अंग्रेजी अब सिर्फ कहानी सुनाने के लिए नहीं, बल्कि गहरे दार्शनिक विचारों और इंसान के मन की उलझनों को जाहिर करने की भाषा भी बन चुकी थी। ये भाषा की ताकत का शिखर था। शेक्सपियर के साथ ही मेटाफिजिकल कवियों का एक दौर आया। ये लोग विचारों और भावनाओं को बड़े अनोखे अंदाज में जोड़ने के लिए जाने जाते थे। जैसे जॉन डन ने बिछड़े हुए प्रेमियों की तुलना एक प्रकार यानी कंपस की दो टांगों से कर दी। है ना एकदम हैरान करने वाला, लेकिन कितना सटीक। उसी दौर में किंग जेम्स बाइबल ने यह दिखाया कि अंग्रेजी भाषा कितनी सरल, सीधी और शक्तिशाली हो सकती है। इस एक छोटे से वाक्य में जो भावनात्मक ताकत है, उसने आने वाली सदियों तक अंग्रेजी गद्य पर अपनी छाप छोड़ी। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये दो विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ थी 18वीं सदी, जहां तर्क, नियम और व्यवस्था को सब कुछ माना जाता था, और दूसरी तरफ थे रोमांटिक कवि, जिन्होंने कहा कि सबसे ऊपर भावनाएं और कल्पनाएं हैं। यहाँ भाषा के दो बिल्कुल अलग अलग मकसद साफ दिखते हैं। क्या भाषा का काम ज्ञान और तर्क को बहुत सटीकता से पेश करना है, जैसा बेकन मानते थे, या फिर इसका असली काम इंसान के दिल की गहरी, उदास और अनकही भावनाओं को आवाज देना है, जैसा वर्ड्सवर्थ का मानना था? इस वैचारिक लड़ाई में दो खेमे बन गए। एक तरफ थे पोप और स्विफ्ट जैसे लेखक, जो अपनी कलम को एक तेज छुरी की तरह इस्तेमाल करते थे, एकदम सटीक, तार्किक और व्यंग्य से भरा हुआ। और दूसरी तरफ थे वर्ड्सवर्थ और कीट्स जैसे कवि, जिनकी भाषा भावनाओं, प्रकृति की सुंदरता और एहसासों के रंगों में डूबी हुई थी। और फिर आई 20वीं सदी और इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दुनिया अब बहुत जटिल और बिखरी हुई महसूस हो रही थी, और इसे बयां करने के लिए लेखकों ने भाषा के सारे पुराने नियम और सांचे तोड़ दिए।
टी.एस. एलियट की द वेस्टलैंड जैसी कविताएं इसका सबसे बड़ा सबूत है। यहाँ मतलब आपको सीधा सीधा नहीं मिलता। पढ़ने वाले को पहेली के टुकड़ों की तरह अलग अलग इमेज और इशारों को जोड़कर खुद अर्थ तक पहुंचना होता है। ये भाषा का एक बिल्कुल नया और चुनौतीपूर्ण इस्तेमाल था। उपन्यासों में भी एक क्रांति आई, जिसे कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस या चेतना की धारा। वर्जीनिया वुल्फ जैसे लेखकों ने एक सवाल पूछा, क्या हम एक सीधी लाइन में सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मन तो विचारों, यादों और भावनाओं का एक बेतरतीब सा बहाव है। तो उन्होंने इसी बहाव को पन्नों पर उतारने की कोशिश की, जहां कहानी आगे नहीं बल्कि किसी किरदार के दिमाग के अंदर बहती है। और इस खोज को जेम्स जॉयस और डी.एच. लॉरेंस जैसे लेखकों ने और भी आगे बढ़ाया। उन्होंने दिखाया कि भाषा सिर्फ वो नहीं बता सकती जो हम बोलते हैं, बल्कि वो भी बयां कर सकती है जो हम सिर्फ सोचते और महसूस करते हैं, यानी हमारे मन के सबसे गहरे अनकहे सच। तो अंग्रेजी की कहानी किसी सीधी सपाट सड़क की नहीं, बल्कि एक नदी की तरह है। एक ऐसी नदी जो लगातार अपना रास्ता बदलती रही, कभी टकराव से, कभी नई धाराओं के मिलने से, और हमेशा कुछ नया बनाते हुए आज यहाँ तक पहुंची है। और ये सफ़र आज भी रुका नहीं है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और ग्लोबल कल्चर इसे हर पल, हर दिन बदल रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस कहानी का अगला चैप्टर कैसा दिखेगा, और इसे लिखने वालों में शायद हम और आप भी शामिल हैं।